दोस्तों ट्रंप प्रशासन में धीरे-धीरे ये समझ आ रहा है कि देखिए उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, उसमें मिसकैलकुलेशन हो गया है। ट्रंप ने अपना आखिरी दाँव भी चल दिया। जो आखिरी पत्ता उनके पास था 50% टैरिफ के बाद और वो क्या ही कर सकते हैं। ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट्स बंद कर दिए हैं। आप में से कई लोग कहेंगे आईटी सर्विसेज़ बैन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एग्ज़म्पशन है वो हटा सकते हैं। देखिए वो ऐसी चीज़ है कि वो चाह के भी नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो अब तक कर दिए होते। वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें भारत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। इसके बाद यही है कि भारत के ऊपर आप सैंक्शन लगाना शुरू कर दें, जिसमें आप इंडिया को भी रशिया की तरह इकोनॉमिकली कट करने का प्रयास करें, तो अब वही रह गया है जो कि एक्सट्रीम स्टेप होगा। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आप एनिमी स्टेट के खिलाफ करते हैं, यानी कि रिश्ते को अगर आप उस मोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं तो बात अलग है, तो उसके सिवा ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात ये है, भारत ने तो अभी खेल शुरू भी नहीं किया है। भारत ने तो अभी सारे पत्ते हाथ में रखे हैं, वो धीरे-धीरे चलने शुरू होने वाले हैं। पीएम मोदी जल्दी चाइना जाएँगे। ये भी क्या है दोस्तों एक पत्ता ही है जो पीएम मोदी चलने वाले हैं, जो कि आप देखें तो अभी से सराउंडिंग में, भारत के नेबरहुड में, आस-पास में इसकी कंपन आनी शुरू हो चुकी है। आज दोस्तों हुआ यूँ ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वांग जी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए क्वाड बहुत क्रिटिकल है, टैरिफ्स बिल्कुल गलत चीज़ है। हम चाहेंगे इंडिया यूएस के रिश्ते वापस नॉर्मलाइज़ हो जाए क्योंकि क्वाड का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। वैसे ही जापान से भी सुगबुगाहट आ रही है, पीएम मोदी हालाँकि जापान भी जाने वाले हैं और जापान ने कह दिया कि देखिए हमारे आपके रिश्ते अलग हैं, आप हमारे सबसे क्रेडिबल पार्टनर हैं, आपके यहाँ हम निवेश भी करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था 10 ट्रिलियन येन का निवेश जापान करेगा भारत में आने वाले करीबन 1 दशक में, 10 साल में, जो कि $70 बिलियन के करीब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अनलाइक ट्रंप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही लॉन्ग साइटेड है, लंबी दूरी तक हम देख रहे हैं, तो हम अपने पार्टनर्स को अभी किसी भी हाल में इरिटेट नहीं करना चाह रहे, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम देखेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सारे पत्ते चल दिए हैं, उसके बाद अब यूएस से एक बोल आ रहा है। देखिए इंडिया तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यूएस अगर आप देखें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हमारे बीच में रिश्ते इवेंचुअली वापस सुधर जाएँगे। दोस्तों ये यूएस के ट्रेज़री सेक्रेटरी कह रहे हैं, आपको याद होगा यही है वो स्कॉट बेसेंट जो कि किसी प्रकार के तीखे बोल के लिए जाने जा रहे थे, भारत को ट्रेड प्रॉफिटियर, रशियन ऑयल का प्रॉफिटियर और ना जाने क्या-क्या नहीं बोला था। अचानक से ये नर्म पड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि इनको समझ आ रहा है, अब क्या करें? भारत ने तो अब तक इनके आगे हम झुके नहीं हैं। ये जो कर सकते थे कर लिए, अब इसके बाद क्या करें? रिश्ते भी खराब हो गए, है ना? वो कहावत है ना खाया ना पिया, ग्लास फोड़ा 12 आना। तो अब क्या करें? अभी भारत तो शुरू भी नहीं कर रहा है, जब शुरू करेगा तब हम क्या करेंगे? रिश्ते अगर इस कोने तक, इस मोड़ तक हम ले जा रहे हैं, जहाँ पे इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी खत्म हो रही है, तो मत भूलिए यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें तो यूएस में भी जो पेंटागन है, वहाँ पर भी कंटीन्यूअस बात चल रही है कि भारत को आप इतना कॉर्नर मत कर दीजिए कि हमारे जितने भी डिफेंस डील्स हुए हैं, भारत एक उभरता हुआ आर्म्स मार्केट था, आप सब कुछ खत्म कर देंगे। जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन था, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी, जो लॉन्ग टर्म विजन जो पेंटागन में बैठे एग्जीक्यूटिव्स रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कंटीन्यूअस प्रेशर बना के रखे हैं कि देखिए ये हाथ से अब बिखर रहा है, अब इसको समेटने की बात आ गई है, अब और मत रायता फैलाइए, अब समेटना होगा। दोस्तों वहीं पर अगर आप देखें तो भारत की ओर से क्या हो रहा है? अगर आप देखें तो भारत की ओर से अगर हम देखें तो पीएम मोदी चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर दोस्तों शी जिनपिंग एक अपना बड़ा-सा दुनिया के सामने एक ग्रैंड शो ऑफ ग्लोबल साउथ की सॉलिडैरिटी करने वाले हैं, जिसमें पुतिन भी होंगे, पीएम मोदी भी होंगे, जिनपिंग भी होंगे और बाकी कई देश के प्रधानमंत्री वगैरह भी होंगे। लेकिन सब इस ग्रैंड शो का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पे पुतिन, मोदी और जिनपिंग एक साथ खड़े होने वाले हैं। वो दोस्तों कहीं न कहीं ग्लोबल साउथ की सॉलिडैरिटी उससे दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों ये भी है, लेकिन पीएम मोदी यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि देखिए क्वाड को बनाया गया है तो वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं, दूसरा देश जहाँ हम जा रहे हैं वो भी चाइना है। तो चाइना है, हम सब जानते हैं तो वी कैन नॉट एलियनेट आवर अदर क्वाड पार्टनर्स। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर आप फॉरेन मिनिस्टर देखें तो उन्होंने भी एक कंटीन्यूअस इंटरव्यू दिया है ठीक पीएम मोदी के चाइना और जापान जाने के पहले, जिसमें वो कंटीन्यूअसली कह रही है इंडिया हमारा क्रेडिबल पार्टनर है, हम चाहते हैं भारत के साथ जो हम आगे बढ़े हैं वो आगे बढ़ते रहें, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे भरोसा कर सकता है। आज के टाइम में दोस्तों हो क्या गया है ना, जैसा उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा था, जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। ट्रस्ट से ज्यादा आज के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ट्रस्ट कहीं नहीं मिल रहा है ना, आज कुछ होता है कल कुछ और हो जाता है, तो इसमें ट्रस्टेबल पार्टनर ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए इंडिया जापान को नीचा नहीं दिखा सकता, वो एक ट्रस्टेबल पार्टनर है, तो इसीलिए पीएम मोदी वहां जा रहे हैं। तो एक बात समझाने के लिए कि देखिए हम चाइना जाएंगे,
हम सॉलिडारिटी भी शो करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ कुछ नहीं है यहाँ पे। आप हमारे मित्र हैं, आपके साथ हमारी दोस्ती अलग है। कुछ वैसा ही मैसेज ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। जब पूछा गया इंडिया चाइना रेप्रोशमॉन हो रहा है, दोनों करीब आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो बोले ठीक है, अच्छी बात है। बीजिंग और कैनबेरा भी तो ऐसे ही डील करते हैं। कैनबेरा भी यही कहता है कि देखिए, इनका यहाँ पे एक ट्वीट है, आप देखें तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक बात है कि कैनबेरा भी बीजिंग के साथ ऐसे ही डील करता है, जिसमें हम कोऑपरेट करते हैं, कभी डिसएग्री करते हैं, कभी इंगेज करते हैं। तो ऐसे ही हम भी चाइना से डील करते हैं, भारत भी उसी रास्ते जा रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर चाइना ही है। हालांकि ट्रस्ट नहीं है, तो वही बात यहाँ पे वो कह रही हैं। तो या ये कह रही है, ये भी हम जरा देखेंगे यहाँ पे। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो अब क्या आगे वाले आने वाले दिनों में होने वाला है, क्या भारत के पास कार्ड्स हैं, क्या हम वो खेलेंगे? क्योंकि आज जो इंटरव्यू स्कॉट बेसेंट का था, उसमें एंकर तो कह रही है देखिए इंडिया विल रिटेलिएट, तब क्या करेंगे? तो ये सवाल वहां पर भी अब पूछा जा रहा है, जब इंडिया रिटेलिएट करेगा तब आप क्या करेंगे? तो क्या है पूरी कहानी, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आज हमारा ऑफर का आखिरी दिन है, तो आप जरूर जाएं। 19,999 में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन है उससे अधिक लेते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको मिलता है। तो क्या है ये सब कुछ, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। स्कॉट बेसेंट को फॉक्स न्यूज में उनका इंटरव्यू था, उसमें इंटरव्यूअर ने पूछा, डॉक्टर जयशंकर ने एक बात कही कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता भारत का तेल तो मत खरीदो, है ना, नहीं पड़वड़ता तो मत लो। तो कुछ वैसी बात जो डॉक्टर जयशंकर ने की कि आपको नहीं अच्छा लगता इंडिया से जो रूसी तेल हम रिफाइन करके बेच रहे हैं, तो क्यों खरीदते हो, मत खरीदो, कोई फोर्स थोड़ा ही करता है। तो इस पे ये बड़े ही झटके में आ गए, अब क्या बोले इस पे, तो कुछ उल जलूल बोलना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कह दिया कि देखिए जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, पीएम मोदी, वेरी गुड रिलेशनशिप। आज वापस से पीएम मोदी ने के बारे में ट्रंप ने कुछ वैसी ही बात की है, ही इज अ वेरी टेरिफिक पर्सन। लेकिन फिर आके अपना वही पाकिस्तानी जेट वाली कहानी, और नजर कोई पाकिस्तानी जेट नहीं, हाँ खाली जेट बोलते हैं वो, 7 जेट्स डाउन, किसका जेट है ना डाउन, पाकिस्तानी जेट्स कैसे डाउन हुए वो छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे, F-16 डाउन हुए हैं। खैर यहाँ पे दोस्तों इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्कॉट बेसेंट ने कहा वेरी गुड रिलेशनशिप, है ना, बहुत अच्छा रिलेशन। देखिए ये क्यों इसको यहाँ पे बार बार इंफेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं चीजें अब मिड लेवल ब्यूरोक्रेसी के हाथ के बाहर आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों चीजें रिजॉल्व तब होंगी जब टॉप लेवल लीडरशिप बैठेगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करता। आप उनका फोन कॉल ले लेंगे, क्या बात होगी न जाने वो क्या बोल दें, क्या भरोसा करें उन पर, तो वो ट्रस्ट मिसिंग है। तो इसलिए भारत भी एक कदम फूक फूक के रख रहा है। आपको मैंने कल ही एग्जांपल दिया था वियतनाम वाला, कैसे वियतनाम के साथ ट्रंप ने किया था। तो यहां पे दोस्तों वही कहानी बताई जा रही है। फिर वो कहते हैं कि देखिए ये केवल रशियन ऑयल के लिए टैरिफ नहीं लगाया गया है, जो हम बार बार कह रहे हैं, ये बाकी चीजों के लिए लगाया गया। तो आज ये भी वही कह रहे हैं, ये टैरिफ जो लगा है ये केवल रशियन ऑयल नहीं, ये बाकी चीजों के लिए। क्या है सुनिए, इंडियन बड़े जल्दी आ गए थे, लिबरेशन डे में नेगोशिएशन तुरंत स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन देखिए आज तक डील नहीं हुआ। मुझे तो लगता था मई या जून तक इंडिया के साथ डील हो जाएगा, लेकिन इंडिया वन ऑफ द अर्लियर डील पार्टनर्स होने के बजाय अब तक नेगोशिएशन खींचता गया। हमको उन्होंने ट्रैप कर लिया। कैसे, तो जरा सुनिए, नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन करते गए और बाकी हाँ रशियन क्रूड तो देखिए खरीदते ही हैं। भैया हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही काम करती है, कुछ भी ऐसे नहीं होता इंडिया में। आपके जैसा नहीं है कि है ना कल को बर्तन बेच रहे थे, आज आके अचानक से ट्रेड सेक्रेटरी बन जाएं या ट्रेजरी सेक्रेटरी बन जाएं, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसी ही ब्यूरोक्रेसी है जो एक एक न्यूएंसेस पढ़ती है, एक एक चीज देखती है और पढ़ लिख के वहां पहुंचती है। तो वो तो फूक फूक के कदम रखेगी, फाइन प्रिंट्स में बिटवीन दी लाइंस क्या क्लॉज है, एक एक चीज समझेगी, क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं। वी नेगोशिएट लाइक दैट। बाकी ब्यूरोक्रेसी क्या इंडियंस वैसे ही नेगोशिएट करते हैं, ये बात मान के चलिए। लेकिन इनको बड़ा दुख है कि हम इतना नेगोशिएट क्यों कर रहे हैं। आगे जरा सुनिए, इन्होंने कहा उसके सिवा वो रशियन क्रूड भी खरीदते हैं जिसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो कई लेवल्स पे चीजें हो रही हैं, इसलिए इंडिया पे टैरिफ लगाया। इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं टैरिफ इसलिए लगा क्योंकि ट्रेड डील एज पर अमेरिकाज लाइकिंग हमने उनको नहीं दिया है। बाकी बेसेंट ने कहा देखिए बाकी चीजें देखिए तो बहुत सारी चीजें एट स्टेक हैं, है ना, ट्रेड टाइज को हम इसे तोड़ने नहीं दे सकते। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, एट द एंड ऑफ द डे हम एक साथ आ जाएंगे। अब ये बात जहां तक बात है ट्रेड टाइज रप्चर करने की, तो आपने किया है, हमने थोड़ी किया है। आपने टैरिफ लगाया है, आपने अमेरिकन मार्केट भारत के लिए बंद किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है आप कैसे इसको टाइज को वापस लाएंगे टेबल पे। ये तो आपका फैलाया रहता है, तो आप ही को समेटना होगा। तो देखते हैं ये कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे इस इंटरव्यू में इन्होंने और एक बात कही, तो दिखता है इनके टैरिफ का माइंडसेट क्या है। तो आइए जरा वो समझते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए टैरिफ नेगोशिएशन के दौरान मैं बार बार कहता हूं यूएस तो डेफिसिट कंट्री है, तो जब भी ट्रेड रिलेशंस में स्कीज़म आता है, गड्ढा आता है,
तो उसमें जो डेफिसिट कंट्री है उसको एडवांटेज मिलता है, जो सरप्लस कंट्री है उसको चिंता करनी चाहिए। इंडियंस हमें ज्यादा सामान बेचते हैं तो इसलिए इंडिया को चिंता करनी चाहिए। तो जब हम टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया को नुकसान होगा। अब यही मैं कहता हूं, जब आपके यहां ब्यूरोक्रेसी परमानेंट नहीं होती है, इकोनॉमिस्ट को वैल्यू नहीं करती है, तो आप ऐसी ही बातें करते हैं। यूएस इकोनॉमिस्ट टाइम एंड अगेन यही समझाना चाह रहे हैं कि देखिए भैया ऐसा नहीं है। जहां से अगर ऐसा होता ना कि ट्रेड डेफिसिट है तो तुम सामने वाले के बाहें मरोड़ सकते हो, तो हम कब का चाइना को परेशान कर दिए होते। 100 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, कोई कारण थोड़ी है जो हम माने दे रहे हैं, कोई उन पे मेहरबानी करने के लिए कोई कारण तो उन्होंने छोड़ा नहीं था। फिर हम क्यों नहीं कुछ कर पाते? मजबूरी है। वो कुछ सामान ऐसे हैं जो बस वही बना रहा है, उससे कम कीमत पे वो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री को और कोई दे नहीं सकता, तो हम कहीं से भी लाएंगे तो चीजों की दाम बढ़ जाएगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाता है, सामान एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एक्सपोर्ट की कीमत गिर जाएगी, तो बाकी कोई और पार्टनर, कोई और कॉम्पिटिटर वो मार्केट खा जाएगा। तो मल्टीपल चीजें होती हैं। तो अगर ऐसा होता, अगर ये बात होती कि हम जस्ट बिकॉज डेफिसिट रन करते हैं तो हम बाहें मरोड़ दें, तो हम कब का चाइना की बाहें मरोड़ दिए होते। फॉर द सेम मैटर आप भी चाइना की बाहें मरोड़ दिए होते। लेकिन क्या हुआ? आप गए थे चाइना के पास 250% ट्रेड डेफिसिट टैरिफ लेके, फिर चाइना ने क्या किया, है ना? चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट बंद कर दी। अगले दिन आप घुटनों पे आके प्रेसिडेंट से भीख मंगवाए हैं। सबने, दुनिया ने देखा है ये। तो ये कहानी तो अभी भी अगर ये माइंडसेट इनकी है तो दैट इज एविडेंटली फ्लॉड। ये डे वन से यूएस के ही इकोनॉमिस्ट इनको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है। अब इस पूरी कहानी को यदि हम समझे तो एक चीज क्लियर हो रही है कि देखिए यूएस ने अपने सारे पत्ते चल दिए हैं। अब क्या कर सकता है वो? आप में से कई लोग कहेंगे अभी तो पत्ते बाकी हैं, है ना? वो आईटी सर्विसेज बंद कर दें, जेनेरिक फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो हम बेचते हैं यूएस को सामान, ये सारी चीजें, वो मार्केट भी क्लोज कर दें। तो अब तक उनको प्रेशर बनाना होता तो कर दिए होते। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो जेनेरिक फार्मा हम दे रहे हैं उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। अमेरिका में गरीब तबका, मिडिल तबका उसी पर निर्भर करता है, तो वो ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर कहां से लाएंगे? वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग है, तो एप्पल ने इसी प्रकार से अपनी डिपेंडेंसी रखी है कि वो जानते हैं, कह रहे हैं कि भैया बहुत निवेश कर दिया है, ऑप्शन नहीं है, चुपचाप से आने दो। वैसे ही आईटी सर्विसेज हैं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। अदरवाइज ट्रंप को कोई मेहरबानी नहीं करनी किसी के ऊपर, सब कुछ बंद कर दिया होता। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन चिपसेट्स जो हैं वो जरूर वो बैन करने वाले हैं, जो कि हम मान के ही चल रहे हैं कि होगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता चाहिए, चाइना के साथ ऑल्टरनेटिव्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो अब एग्जैक्टली अमेरिका और क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन भारत ने तो अभी खेल शुरू भी नहीं किया है। हम यूएस की जो बिग टेक कंपनीज भारत में बैठी हैं उनके खिलाफ डिजिटल टैक्सेस लगाना शुरू करेंगे, डेटा लोकलाइजेशन करेंगे, कहेंगे कोई डेटा भारत के बाहर नहीं जाएगा, भारत में रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं जो केवल भारत में ही है ना? ऑल्टरनेटिव बन सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बस वो चल रहा है क्योंकि इनर्शिया है, सब यूज कर रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव इसलिए नहीं आ पा रहा। आपने देखा है कैसे कू आया था, ट्विटर का ऑल्टरनेटिव था, लेकिन क्या था, ट्विटर में ऑलरेडी इतने ज्यादा यूजर बेस है कि ऑल्टरनेटिव बन नहीं पाया। वैसे ही व्हाट्सएप मैसेंजर है, उसका भी ऑल्टरनेटिव एक टाइम में हाइक रह चुका है, तो लोग यूज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनको काट दिया जाता है कुछ अमेरिकन एमएनसीज के द्वारा। तो एक एक करके सब पे गाज गिरेगी। इसके बाद क्या होगा? देखिए, अगर रिश्तों में दरार आएगी, इंडिया यूएस में भरोसा खत्म हो जाएगा, तो पहला हिट डिफेंसिटाइज होगा। जो डिफेंस कोऑपरेशन है, यूएस वेपन्स प्लेटफॉर्म हम कैसे लेंगे? कह देंगे भाई इसमें तो भरोसा ही नहीं है, स्पेयर पार्ट ही नहीं आएगा वॉर के टाइम। आज ट्रंप ने भी कहा फिर से वॉर होगा, मैं फिर रुकवाऊंगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इस प्रकार की बात यदि वो करेंगे तो बात बड़ी क्लियर है, यूएस वेपन्स पे भरोसा खत्म हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि जी F404 इंजन का क्या होगा? क्या भरोसा अभी भी उस पर कर रहे हैं? F414 के लिए भी उसी पर भरोसा कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए। बाकी दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हम चाइना के साथ बैलेंसिंग भी शुरू करेंगे। अभी क्या है, कई जगह पे हम चाइना को ओपनली क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स, अन्य प्लेटफॉर्म से पीछे धकेलते हैं। तो अब हम फूक फूक के कदम रखेंगे, चाइना और यूएसए में बैलेंसिंग करेंगे। इसके सिवा डी-डॉलराइजेशन के लिए ओपनली वॉइस भी करना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये चीज ना हमारे क्वाड पार्टनर्स भी समझ रहे हैं, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, वो अच्छे से देख रहे हैं कि देखिए अगर ये अमेरिका इंडिया का रिश्ता खराब होता गया तो फाइनली सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे क्वाड पार्टनरशिप पे। कारण क्या है? देखिए दोस्तों, क्वाड, अब ऐसा नहीं, देखिए क्वाड हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वाड क्यों बनाया गया था? ये शिंजो आबे ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो अच्छे से समझ रहे थे अमेरिकन पे भरोसा नहीं कर सकते। तो शिंजो आबे ने कहा कि देखिए डिपेंडेंस किसी पे नहीं होनी चाहिए, डिफेंस में सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सोचा कि देखिए जो हमारा कॉमन एनिमी चाइना है, कल को कुछ करेगा तो भरोसा नहीं अमेरिका आएगा मदद करने या नहीं। तो और अमेरिका भी चाहता है पीछे हटना यहां से कि अपनी रक्षा अपने हाथ रखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो इसी में दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को हाथ मिलाना चाहिए। और इसमें यूएस क्या था? यूएस एक फैसिलिटेटर था, यूएस की ब्लेसिंग्स थी जापान को और ऑस्ट्रेलिया को। कारण क्या है?
देखिए एंड ऑफ द डे जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये सभी के सभी एक टाइम के बाद इनको यूएस के लाइन को टो करना ही पड़ता है, इसलिए इनको वसाल्स भी कहते हैं। ये यूएस के ऊपर इस प्रकार से निर्भर करते हैं कि एक टाइम के बाद, आपको याद होगा कैसे ऑकूज ऑस्ट्रेलिया को साइन करना पड़ा, डिस्पाइट द फैक्ट फ्रांस से उनका सबमरीन बन के आने वाला था, लेकिन ऑकूज को उनको साइन करना पड़ा। अमेरिका कहता है नहीं देंगे, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है, कहां से देंगे तुमको सबमरीन। लेकिन अपनी सुरक्षा भी इन्होंने गिरवी रखी है अमेरिका के पास, तो अमेरिका के टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। तो यहीं पे शिंजो आबे ने प्लान किया था कि देखिए इसमें अभी क्या करते हैं, अमेरिका को ऑनबोर्ड लाते हैं, धीरे धीरे अपनी जो डिफेंस मसल्स हैं वो हम मजबूत करेंगे, है ना, धीरे धीरे एक साथ कोऑपरेट करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का, तब तक चाइना से अपनी सुरक्षा करेंगे, अमेरिका की छत्रछाया में भी रहेंगे और उसके साथ धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद अमेरिका को भी कह देंगे रास्ता देख लीजिए अपना। तो ये प्लान था। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखिए तो इंडिया यदि बैकसीट ले लेगा तो क्वाड के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हट जाएगा। इंडिया भी ये बात समझ रहा है, देखिए क्वाड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कितनी भी मीठी बातें बोल लीजिए, एंड ऑफ द डे चाइना चाइना है, वो भी अमेरिका से कम तो है नहीं, अमेरिका जैसा है कुछ वैसा ही वो भी है। तो हमें तो क्या है कि देखिए एक बात ध्यान रखना है कि इस वक्त यदि हम कमजोर दिख गए तो क्या होगा कि दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत कमजोर है, फिर चाइना भी भारत को और आंख दिखाएगा। तो इसलिए मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले, अमेरिका ही चाहे क्यों ना हो, ट्रंप पे तो रहे अपने घर पे, चाइना भी अदरवाइज हमें फिर वैसे ही ट्रीट करना शुरू करेगा। लाइकवाइज जो ग्लोबल साउथ है उसमें भी हमारी स्टैंडिंग बढ़ रही है कि इंडिया पे आप भरोसा कर सकते हैं, ये खड़ा होने को तैयार है, अमेरिका जैसे पावर से भी टक्कर ले लेता है, इसको, ये हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये एक ग्लोबल लेवल का पावर बन चुका है। तो ये मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं और यहीं पे क्वाड में भी हमें जरूरत है कि हमारी पार्टनरशिप बनी रहे, क्योंकि चाइना पे भी भरोसा नहीं है। और यही बात अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, वो भी कह रही है कि देखिए, उससे पूछा गया इंडिया यूएस टाइज डिटोरिएट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, तो इन्होंने कहा कि देखिए हम तो दोनों देशों के दोस्त हैं, तो हम यही कहेंगे कि हम लोग एक जॉइंट ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं क्वाड को लेके, तो हम चाहेंगे दोनों ही पार्टीज इंडिया यूएस डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्वाड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेहद आवश्यक है, तो इनका पूरा विजन क्वाड है। फॉरेन मिनिस्टर है वैसे ही, आगे सुनिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनरशिप है भारत के साथ, जो ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं, कहा कि हम इसके साथ खड़े नहीं है, हम इसे सपोर्ट नहीं करते, जितना ओपननेस होता है उतना ज्यादा ग्रोथ होता है। इंडिया चाइना रीसेट हो रहे हैं, दोनों करीब आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या अच्छी बात है ना, अगर ये अप्रोच इंडिया लेना चाह रहा है तो सही है। कैनबेरा भी तो बीजिंग के साथ ऐसा ही अप्रोच रखता है, जिसमें हम कोऑपरेट करते हैं, प्रॉब्लम होता है तो डिसएग्री करते हैं, और जब डिसएग्रीमेंट होती है तो वापस एंगेज कर लेते हैं। तो यही तरीका है, यही तरीके से इंडिया भी बढ़ रहा है, फेयर एनफ करना चाहिए। बाकी कहा कि देखिए हम इंडियन ओशन में और एनर्जेटिक हो रहे हैं, क्योंकि हमें भारत ने कहा है, भारत ने हमें कहा है कि और एनर्जेटिक बनिए इंडियन ओशन में, तो हम भी यहाँ पे अब और एनर्जेटिकली सामने आने वाले हैं। यानी चीजें क्लियरली दिख रही हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे ये लेवल का ट्रस्ट है कि हम लोग जॉइंटली इंडियन ओशन में चाइना के खिलाफ खड़े होंगे। यहां पे दोस्तों इन्होंने कहा कि देखिए हम भारत के बहुत रिलायबल पार्टनर हैं, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे रिश्तों में ऑस्ट्रेलिया इंडिया में के साथ जो रिश्ते हैं हमारे लिए प्रायोरिटी 1 रिश्ता है, ऑस्ट्रेलिया रिलायबल स्टेबल पार्टनर है भारत का। जैसा मैंने कहा आज के टाइम में रिलायबिलिटी क्या है दोस्तों, ये सबसे वैल्यूड करेंसी है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि रिलायबिलिटी मार्केट में नहीं बिकती, ये कमाना पड़ता है सालों में, जो कि रशिया ने कमाया है भारत के साथ, इजराइल ने कमाया है भारत के साथ, जापान ने कमाया है भारत के साथ, तो वही रिलायबिलिटी की बात हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि अब तक कमाया नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उसी लेवल पे हैं, देखिए वो तो समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने क्या कहा जरा सुनिए, इन्होंने कहा कि देखिए सीज फायर हुआ, बड़ी अच्छी बात है, हम इसे वेलकम करते हैं, पीस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसी पीस स्टेबिलिटी का एक पहलू ये भी है, काउंटर टेररिज्म। क्या कहना चाह रही है, कहना चाह रही है बहुत अच्छा किया ऑपरेशन सिंदूर किया, काउंटर टेरर ऑपरेशन किया ना आपने, बहुत अच्छी बात है, जो किया आतंकवादियों को मारा, ऐसे ही मारते रहो, तो यही बात वो कहना चाह रही हैं। दोस्तों यहां पे एक चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है कि देखिए आने वाले दिनों में एक चीज जो सामने आ रही है कि इंडिया और यूएस के बीच में शायद चीजें सुधरेंगी, ये बात अब अमेरिका भी समझ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कैसे होगा ये देखिए, ये तो समय ही बताएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद देना चाहूंगा 19,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं, जब भी आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो 27,999 रुपए में शुरू होती है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इस कीमत पे दोस्तों आपको हम सिर्फ 2 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे, बल्कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करेंगे, अनअकैडमी आपको रहना खाना
प्रीलिम्स क्लियर करते ही मेंस की तैयारी आपकी ऑफलाइन दिल्ली में, रहना खाना अनअकैडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज देगी, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप हम देंगे, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हम कराएंगे। ये 2 साल की सब्सक्रिप्शन और 3 साल की सब्सक्रिप्शन में मिल रही है आपको। ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है।